यहाँ पर हम बात करते हैं राजस्थान हिस्ट्री के आमेर के कछवार राजवंश के बारे में। आमेर का कछवार राजवंश। तो आमेर के कछवार राजवंश की बात करें, अगर इनकी कुल देवी की बात हम करते हैं तो आमेर के कछवार राजवंश की जो कुल देवी आती है वो आती है जम्बुवाय माता। कुल देवी का नाम क्या है? जम्बाय माता। जम्बुवाय माता इनकी कुल देवी है। और हम बात करें यहाँ पर कि ये आमेर के कछवार राजवंश है, ये कहाँ से आए हैं, इनके संस्थापक कौन है। तो आमेर के कछवार राजवंश के संस्थापक हम देखें तो इनके संस्थापक है दूल्ह राजा तेजकरण, इनके संस्थापक है। और ये कछवा वंश के क्या माने जाते हैं? कछवा राजवंश के ये संस्थापक माने जाते हैं। और यहाँ पर हम देखें कि इनको कछवा राजवंश है, ये अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? तो ये रघुकुल तिलक का अपना वंशज मानते हैं अपने आप को। रघुवंश तिलक का ये अपना वंशज मानते हैं। रघुवंश का तिलक का पुत्र था राम और राम का पुत्र था कुश, तो कुश के ये अपने आप को क्या मानते हैं? वंशज मानते हैं। और ये कुश का संबंध किससे बताया गया है? नटवर के जंगलों से, जो कि एमपी में है, इनसे इनका संबंध बताया गया है। नटवर के जंगलों से यहाँ पर इनका संबंध बताया गया। नटवर के जंगल कहाँ है? वर्तमान में एमपी में है। तो दूल्हे राजा तेजकरण ने यहाँ पर संस्थापक बनते हैं कछवा राजवंश की। 1137 में इसकी स्थापना करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जब इन्होंने स्थापना की थी तो यहाँ पर इन्होंने 1137 में दौसा के बड़ गुर्जरों को हराया था। जब इन्होंने यहाँ पर दूल्हे राजा तेजकरण ने कछवा राजवंश की स्थापना की थी तो दौसा के बड़ गुर्जरों को इन्होंने हराया था। और इधर ही यहाँ पर रामगढ़ में मीणाओं को पराजित करके, किसमें? रामगढ़ में मीणाओं को पराजित किया। और मीणाओं को पराजित करके यहाँ पर कौन सी माता का मंदिर बनाया? जमुवाय माता का मंदिर बनवाया। माता का मंदिर इन्होंने बनवाया है। और ये रामगढ़ कहाँ पर है? ये जयपुर में जम्बा रामगढ़ के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर है? जयपुर में जम्बा रामगढ़। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1209 की। 1209 में क्या होता है? 1209 में यहाँ पर कोकिल देव आमेर पर अधिकार कर लेते हैं। कौन पर अधिकार कर लेते हैं? खगोल देव यहाँ पर किस पर अधिकार कर लेते हैं? ये आमेर पर अधिकार कर लेते हैं। और ये आमेर को अपनी राजधानी बनाते हैं कोकिल देव। नेक्स्ट हम बात करें, आते हैं पृथ्वी सिंह कछवा। 1527 में आते हैं। खानवा के युद्ध में इन्होंने राणा सांगा का साथ दिया था पाती पेरोन प्रथा की तरफ, यानी पाती पेरोन प्रथा की वजह से। तो ये आते हैं पृथ्वी सिंह कछवा। इन्होंने किसका साथ दिया था? जो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध किस किसके बीच में हुआ था? एक तरफ थे बाबर और एक तरफ थे राणा सांगा। तो राणा सांगा ने यहाँ पर जितने भी भारत के सरदार थे उनको न्योता दिया था अपनी तरफ से युद्ध लड़ने के लिए। तो वहां पर पृथ्वी सिंह कछवा राणा सांगा के साथ में आते हैं। और न्योता किस प्रथा के थ्रू दिया था? पाती पेरवन प्रथा के थ्रू ये न्योता दिया गया था। पाती पेरवन। और उसके थ्रू ये राणा सांगा के साथ में बाबर के खिलाफ 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें ये लड़े थे। उसके बाद में आते हैं भारमल। अगर भारमल की बात करें तो भारमल का जो शासनकाल रहता है 1547 से यहाँ पर रहता है 1573 तक। और 1573 तक में हम देखें मुगल वंश का जो शासक था उस टाइम पर, यानी कि 1547 से 1572 मुगल वंश का जो शासक था अकबर था। क्योंकि अकबर के शासनकाल की बात करें तो 1556 में इनका राज तिलक होता है और 1605 तक ये शासन करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि सांगानेर के चगताई खां के नेतृत्व में इन्होंने अकबर ने क्या भेजी? यहाँ पर सेना भेजी। सांगानेर में चगताई खां के नेतृत्व में
यानी इन्होंने अकबर ने अपना सेनापति बनाया चगताई खां को, और ये 20 जनवरी 1562 को ये सेना भेजी थी, 20 जनवरी 1562 को। और ये भारमल है, यहाँ पर इनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, अधीनता स्वीकार की। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारमल, जैसे कि 6 फरवरी 1562 को अकबर के साथ में ये विवाह कर देता है अपनी पुत्री का भारमल। किसका? अपनी पुत्री हरकाबाई का ये अकबर के साथ में विवाह कर देता है। कब कर देता है विवाह? ये अकबर के साथ में विवाह कर दिया है 6 फरवरी 1562 को ये विवाह कर दिया गया। और ये विवाह कहाँ पर किया गया था? सांभर में ये विवाह किया गया था 6 फरवरी 1562 को। और ये जो विवाह हुआ था ये प्रथम मुगल राजपूत विवाह था। किस किस के बीच में? हरकाबाई और अकबर के बीच में। नेक्स्ट हम देखें, अगर इसको उपाधि की बात करें तो अकबर ने इनको भारमल को उपाधि भी दी है। किस किस की उपाधि दी है यहाँ पर? एक तो राजा की उपाधि दी है और एक उपाधि दी है मीर ए सामी, मीर ए सामी की इनको उपाधि दी गई है। नेक्स्ट हम बात करें, अगर उनके पुत्र की बात करें, इसके भारमल के पुत्र तो क्या है? जैसे पुत्री तो हरकाबाई थी जिनका विवाह अकबर के साथ कर दिया। पुत्र थे इनके भगवंत दास और मान सिंह। भगवंत दास इनके पुत्र थे, भगवंत दास। पुत्र थे भगवंत दास और भगवंत दास के पुत्र थे मान सिंह। तो मान सिंह को यहाँ पर 12 साल की उम्र में ही अकबर की सेवा में भेज दिया गया और अपने पुत्र को भी इन्होंने भेज दिया था अकबर की सेवा में। लेकिन जब इन दोनों को अकबर की सेवा में भेजा था तो उस टाइम पर मान सिंह की जो उम्र थी वो सिर्फ 12 वर्ष थी। नेक्स्ट हम देखते हैं भगवंत दास के बारे में। भगवंत दास, भगवंत दास की बात करें तो भगवंत दास का जो शासनकाल रहता है 1573 से 1580 तक चलता है। और इसके शासनकाल में भगवंत दास को 5000 का मनसब प्राप्त था। मनसब क्या होता है? यहाँ पर जो वेतन दिया जाता है और जो घुड़सवारी दी जाती है उसको कहते हैं वेतन। और यहाँ पर प्रताप को समझाने में ये तीसरे मंडल में गए थे, जो प्रताप को समझाने में तीसरे मंडल में गए थे और असफल रहे थे। तीसरे मंडल में प्रताप को समझाने गए, क्योंकि हम देखें प्रताप का जो राज्य तलब हुआ था 1572 में हुआ था, तो उसी पीरियड में ये काम करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करें कि भगवंत दास के यहाँ पर दादू दयाल को, यहाँ पर भगवंत दास के यहाँ पर ये दादू दयाल की उपाधि है। अकबर से फतेहपुर सीकरी में यहाँ पर एक व्यक्ति थे दादू दयाल जो तपस्वी थे, दादू दयाल। तो ये अकबर एक बार इनसे मिलना चाहता है लेकिन दादू दयाल यहाँ पर मिलने नहीं जाते हैं। तो भगवंत दास के कहने पर, यानी भगवंत दास ने कहा था कहने पर, दादू दयाल है ये अकबर से कहाँ मिलते हैं? फतेहपुर सीकरी में मिलते हैं। फतेहपुर सीकरी में भगवंत दास के कहने पर दादू दयाल अकबर से मिलते हैं क्योंकि अकबर की इनसे मिलने की इच्छा थी। उसके बाद में हम बात करें, भगवंत दास ने अपनी पुत्री थी मानबाई, तो इनकी पुत्री का नाम आता है एक मानबाई। इस मानबाई का विवाह भगवंत दास ने किससे किया था? जहांगीर से किया था। तो इसका विवाह हो जाता है यहाँ पर जहांगीर से, मानबाई का विवाह हो जाता है। और जहांगीर और मानबाई इन दोनों के एक पुत्र का जन्म होता है जिसे हम क्या कहते हैं? खुसरो कहते हैं। और इस खुसरो की बात करें तो यहाँ पर खुसरो है ये विद्रोह कर देता है जहांगीर के खिलाफ ही। और इस विद्रोह में, खुसरो के विद्रोह में
किसने साथ दिया था? सिक्कों के 5वें गुरु थे, उन्होंने साथ दिया था। सिक्कों के 5वें गुरु, तो सिक्कों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव। तो अर्जुन देव यहाँ पर खुसरो का साथ देते हैं और यहाँ पर जहांगीर है, इन दोनों को मरवा देता है। अर्जुन देव और खुसरो दोनों को यहाँ पर मरवा देता है, या दोनों की हत्या करवा देता है। उसके बाद में आते हैं मानसिंह। मानसिंह की हम बात करें, मानसिंह मानसिंह का शासनकाल जो रहता है 1589 से लेकर के 1614 तक रहता है। और यहाँ पर इनके जन्म की बात करें तो मानसिंह का जो जन्म हुआ था 1550 में, कहाँ पर हुआ था? मौजमाबाद में हुआ था, मौजमाबाद। और मानसिंह है यहाँ पर भगवंत दास के पुत्र थे, यानी कि भगवंत दास के पुत्र थे मानसिंह यहाँ पर। और 12 वर्ष की आयु में ही ये मानसिंह है किसकी सेवा में चले जाते हैं? अकबर की सेवा में गए, अकबर की सेवा में। और यहाँ पर जैसे अकबर की सेवा में गए तो यहाँ पर अकबर ने इसको मानसिंह को क्या कहा है? फरजंद। फरजंद क्या होता है? फरजंद की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई है, और फरजंद कहते हैं हम पुत्र को। फिर हम बात करें यहाँ पर मानसिंह को कितने का मनसब प्राप्त था? 7000 का मनसब मानसिंह को यहाँ पर प्राप्त था। प्रथम सैन्य अभियान की बात करें तो 1569 में रणथंभौर के खिलाफ हुआ है। यहाँ पर प्रथम सैन्य अभियान कब हुआ है? 1569 में मानसिंह का। और किसके खिलाफ हुआ था? रणथंभौर, यानी रणथंभौर के सैनिक अभियान में भेजा जाता है। दूसरे सैन्य अभियान की बात करें, दूसरे सैन्य अभियान यहाँ पर स्वतंत्र अभियान था ये, इसमें कोई इनके अलावा सेनापति नहीं था, स्वतंत्र अभियान। और ये स्वतंत्र अभियान रहता है 1576 में, किसका? हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी के युद्ध में भी इनको सेनापति बनाया गया अकबर के द्वारा। प्रथम राज्याभिषेक 1589 में बिहार में हुआ था। प्रथम राज्य अभिषेक, तो मानसिंह का प्रथम राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? 1589 में बिहार में हुआ था। और दूसरी बार राज्याभिषेक की बात करें, सेकंड टाइम, तो सेकंड टाइम हुआ था इनका 1590 में। और कहाँ पर हुआ था? आमेर में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करें सैन्य अभियानों की बात करें हम यहाँ पर, तो किसके विरुद्ध हुआ था? कौन सा अभियान हुआ था यहाँ पर? तो 1569 का जो रणथंभौर अभियान है ये किसके विरुद्ध हुआ था? सुरजनहाड़ा के विरुद्ध हुआ था, सुरजनहाड़ा। और यहाँ पर 1572 में एक सैन्य अभियान होता है, किसके खिलाफ? गुजरात के शेर खां के खिलाफ ये अभियान होता है। और यहाँ पर भी सेनापति कौन रहते हैं? मानसिंह। फिर डूंगरपुर के आसफ खां के खिलाफ सैन्य अभियान होता है 1573 में, किसके? डूंगरपुर के आसफ खां, डूंगरपुर के आसफ खां। नेक्स्ट हम देखें 1576 की बात करें, 1576 हल्दी घाटी का युद्ध है। हल्दी घाटी का युद्ध। और 1585 में सूबेदार इनको बनाया गया है यहाँ पर, कहाँ का? काबुल का। मानसिंह को 1585 में कहाँ का सूबेदार बनाया जाता है? सूबेदार बनाया जाता है काबुल का। और वहीं पर इनकी मृत्यु होती है। और मिर्जा हकीम खां और रोशनियाई जाति के विद्रोह में ये मारे जाते हैं। काबुल का सूबेदार किस लिए बनाया गया था? यहाँ पर विद्रोह कर रहा था, एक तो था मिर्जा हकीम खां, और एक विद्रोह कर रहे थे यहाँ पर कौन सी? सेरानियाई जाति यहाँ पर विद्रोह कर रही थी, सेरानियाई जाति। तो इन जातियों के विद्रोह पर यहाँ पर ये मारे जाते हैं यहाँ पर मानसिंह, उधर की साइड ही। फिर हम बात करें कि यहाँ पर मानपुर कस्बा है, ये 1587 में बसाया है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे 1587 में
कौन सा कस्बा बसा है? मानपुर कस्बा बसा है। और बिहार में यहाँ पर बात करें, ये मानपुर कस्बा कहाँ पर है? ये बिहार में है। और किसके द्वारा बसाया गया है ये मानपुर कस्बा? पूरणमल के द्वारा। एक तरीके से हम कह सकते हैं पूरणमल के द्वारा इसके वास्तुकार थे। नेक्स्ट हम देखें 1587 से 1590। 1590 में उड़ीसा में निसार खान ने यहाँ पर क्या लाए थे? उड़ीसा से निसार खां। और ये यहाँ पर शीला देवी की मूर्ति लाए थे और बंगाल से, और आमेर में रखी थी यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 1594 की। किसकी? बंगाल की। और बंगाल के जो यहाँ पर शिल्पकार थे या जो भी संस्थापक थे वो थे केदार। और बंगाल से ही यहाँ पर अकबरपुर कस्बा बसाया गया बंगाल में। कौन सा कस्बा? अकबरपुर कस्बा यहाँ पर बसाया जाता है। केदार की बात करें यहाँ पर, बंगाल में जो शासक थे केदार के यहाँ पर 3 पुत्र थे। जगत सिंह, हिम्मत सिंह और सुरजन सिंह वीरगति को प्राप्त होते हैं। कौन? एक तो जगत सिंह, एक थे इनके पुत्र हिम्मत सिंह, और एक इनके पुत्र थे यहाँ पर क्या? सुरजन सिंह। ये तीनों वीरगति को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर शीला देवी की मूर्ति कहाँ से लाए थे? बंगाल से ही लाए थे। शीला देवी की मूर्ति जिसे आमेर में रखा गया। शीला देवी की मूर्ति। नेक्स्ट हम बात करें मान सिंह की ही बात करते हैं। यहाँ पर जैसे जगत सिंह मरे थे तो जगत सिंह की याद में रानी थी कनकावती ने यहाँ पर। कौन थी रानी? कनकावती। मान सिंह की पत्नी का नाम था कनकावती। और ये जगत सिंह जो मरे थे इनकी याद में, यानी जो वीरगति प्राप्त हुए थे इनकी याद में, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया है। किसका निर्माण करवाया? जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर जगत शिरोमणि में जो कृष्ण का मंदिर है या कृष्ण की जो मूर्ति है, ये वही मूर्ति है जिस मूर्ति की मीरा पूजा किया करती थी। और यहाँ पर अगर आमेर की बात करें हम, तो आमेर में जो वर्तमान स्वरूप दिया है किसको? शीला देवी का जो मंदिर है या शीला देवी की जो मूर्ति है उसको आमेर में रखा है। उसके वर्तमान स्वरूप का जो निर्माण किया है वो किसने किया है आमेर में? वर्तमान स्वरूप का निर्माण राम सिंह सेकंड ने किया है। राम सिंह सेकंड ने किया है। और यहाँ पर शीला देवी को शीला देवी को यहाँ पर आमेर के शासकों की आराध्य देवी माना गया है। आराध्य देवी कहाँ के शासकों के लिए है? आमेर के शासकों के लिए। आमेर के शासकों को आराध्य देवी माननी पड़ेगी यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें दरबारी कवि की बात करें यहाँ पर। किसके? मानसिंह के दरबारी कवि की बात करते हैं। दरबारी कवि, तो दरबारी कवि आते हैं जगन्नाथ। मानसिंह कृति मुक्तावली लिखी है इन्होंने। जगन्नाथ मानसिंह कृति मुक्तावली। दूसरा आता है मुरारी दास मान प्रकाश, उन्होंने ग्रंथ लिखा। मुरारी दास कौन सा ग्रंथ लिखा है इन्होंने? मान प्रकाश इन्होंने ग्रंथ लिखा है। नेक्स्ट हम बात करें दरबारी कवि के बारे में निर्माण की, तो राधा गोविंद मंदिर का निर्माण, शिव मंदिर का निर्माण और आमेर महलों का निर्माण मानसिंह ने करवाया है। तो निर्माण की हम बात कर रहे हैं तो किस किस का निर्माण करवाया है? राधा गोविंद और यहाँ पर शिव मंदिर और आमेर महलों का पुनर्निर्माण। आमेर महलों का निर्माण। नेक्स्ट हम देखें जो दरबारी थे पुंडरीक विट्ठल, उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे हैं। पुंडरीक
विट्ठल। पुंडरीक विट्ठल के ग्रंथ क्या है यहाँ पर? एक तो राग मंजरी है, रागमाला है, राग मंजरी, राग माला, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय, राग चंद्रोदय, राग चंद्र उदय और नर्तन निर्णय, नर्तन निर्णय। ये यहाँ पर क्या है? पुंडरीक विट्ठल के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। राग मंजरी, रागमाला, राग चंद्रोदय और नर्तन निर्णय। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानसिंह की। तो यहाँ पर मानसिंह ने मानपुर का कस्बा बनवाया, बंगाल में अकबरपुरा बनाया और अभियान हमने बात कर ली है यहाँ पर। अब बात करेंगे हम भाव सिंह की। मानसिंह के बाद कौन आते हैं? भाव सिंह। तो भाव सिंह का जो शासनकाल रहता है 1614 से 1621 तक रहता है। मिर्जा राजा जयसिंह आते हैं उसके बाद में 21 से 67 तक। मिर्जा राजा जयसिंह कब से कब तक रहते हैं? 1621 से ये रहते हैं 27 से 67 तक। तो 40-46 साल के आसपास उन्होंने शासन किया। मिर्जा राजा जयसिंह है 3 मुगल शासकों के समकालीन थे। 3 मुगल शासक कौन कौन से थे? 3 मुगल शासक, एक तो यहाँ पर थे जहांगीर, अकबर के पुत्र जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल रहता है 1605 से लेकर के कितने तक? 27 तक। जहांगीर के बाद में आता है शाहजहां 1666 से 1658। शाहजहां शाहजहां 1627 से 1655 और 1655 यहाँ पर हम बात करें 1666 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और शाहजहां के यहाँ पर दो पुत्र थे, एक तो था दारा शिकोह और एक पुत्र का नाम था औरंगजेब। तो यहाँ पर दोनों के बीच में उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। शाहजहां है ये भी दारा शिकोह का साथ देते हैं और यहाँ पर जो है मिर्जा राजा जयसिंह ये भी दारा शिकोह का साथ देते हैं। लेकिन जीत औरंगजेब की होती है, तो औरंगजेब शासन करता है 1658 से 1760। तो 3 यहाँ पर समकालीन हो गए मुगल शासक, जैसे जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया और औरंगजेब हो गया। तो 3 मुगल शासकों के समकालीन थे। और यहाँ पर शाह किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। यहाँ पर शाहजहां के द्वारा मान सिंह को या मिर्जा राजा सिंह को किसकी उपाधि दी गई है? मिर्जा की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट हम बात करें पुरंदर की संधि की 1665 की। 1665 पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि में हम बात करें जैसे कि शिवाजी और संभाजी को यहाँ पर दक्षिणी भारत में दमन के लिए भेजा जाता है मिर्जा राजा जयसिंह को। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। तो मिर्जा राजा जयसिंह को जब भेजा गया यहाँ पर किस दक्षिणी भारत में, क्योंकि दक्षिणी भारत में जो विद्रोह चल रहे थे वहाँ पर विद्रोह चल रहे थे शिवाजी और संभाजी के। शिवाजी को हम बोल सकते हैं या फिर संभाजी। तो क्या होता है यहाँ पर औरंगजेब है ये शिवाजी और संभाजी का दमन करने के लिए दक्षिण भारत में बाब सिंह को भेजते हैं। और बाब सिंह को भेजते हैं यहाँ पर, तो क्या करते हैं ये शिवाजी को पकड़ लेता है बाब सिंह और यहाँ पर 1665 में किसकी संधि होती है? पुरंदर की संधि होती है। इसके थ्रू शिवाजी को पकड़ के कहाँ ले जाया जाता है? औरंगजेब के पास में। और ये औरंगजेब है यहाँ पर ये शिवाजी को कहाँ डाल देता है? जेल में डाल देता है और जेल से फरार होकर के शिवाजी वापस आ जाता है। नेक्स्ट हम देखें दमन हेतु जब भेजा गया था तो इसके निर्माण कार्य भी हम देखें। निर्माण कार्य क्या है? केसर क्यारी, दीवाने आम, दीवाने खास,
केसर, क्यारी, दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने खास और जयगढ़ दुर्ग का निर्माण उन्होंने करवाया है। किसका निर्माण करवाया है? जयगढ़ दुर्ग का निर्माण। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण। नेक्स्ट हम बात करें बिहारी सतसिंह ने जो इसके दरबारी थे यहाँ पर मिर्जा राजा जयसिंह के, बिहारी सतसई। तो बिहारी सतसई के द्वारा यहाँ पर बिहारी नामक ग्रंथ लिखा गया है। फिर हम बात करते हैं सवाई जयसिंह की। सवाई जयसिंह, तो सवाई जयसिंह में क्या होता है यहाँ पर, मुगलों के समकालीन की बात करें तो सवाई जयसिंह यहाँ पर टोटल 7 मुगलों के समकालीन थे। कितने? 7 मुगलों के समकालीन रहे हैं सवाई जयसिंह। और इनका जो शासनकाल रहा है 1700 से 1773 तक इनका शासनकाल रहा है। और अगर इसकी बात करें हम तो क्या होता है, कौन कौन से मुगल शासकों के समकालीन रहे हैं सवाई जयसिंह 1700 से 1743 के बीच में? पहला शासक आता है औरंगजेब। औरंगजेब औरंगजेब के बाद में आता है यहाँ पर बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट। ये बहादुर शाह फर्स्ट को हम किसके नाम से जानते हैं? साहिब ए बेकवर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? साहिब ए बेखबर। बहादुर शाह फर्स्ट के बाद में आते हैं जहादर शाह। जहादर शाह जहादर शाह के बाद में आते हैं फर्रुखसियर। जहादर शाह को हम क्या बोलते हैं? लंपट मूर्ख बोलते हैं। लंपट मूर्ख। उसके बाद में आते हैं यहाँ पर कौन? फर्रुखसियर। और फर्रुखसियर किसको बोलते हैं यहाँ पर? घृणित कायर, इसका दूसरा नाम है फर्रुखसियर का, घृणित कायर। उसके बाद में बात करते हैं रफ़ी उद दरजाब। जाते हैं यहाँ पर रफ़ी उद दरजाब। रफ़ी उद दरजात। फिर यहाँ पर बात करते हैं रफ़ी उद दौला है। रफ़ी उद दौला। और उसके बाद में आते हैं यहाँ पर रोशन अख्तर। रोशन अख्तर। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर कि ग्रहों और ज्योतिषों के जानकार यहाँ पर सवाई जयसिंह को माना जाता है। ग्रह व ज्योतिषों के जानकार। नेक्स्ट हम बात करें कि जैसे ग्रहों और ज्योतिषों के जानकार जब इसको माना जाता है तो इसने 5 वेधशालाएं यहाँ पर बनाई हैं। तो 5 वेधशालाओं में कहाँ कहाँ इन्होंने वेधशाला बनाई है? दिल्ली की जो वेधशाला है जंतर मंतर, वो सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी। उसके बाद में जयपुर की है। जयपुर की है वो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी। और इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में भी 2010 में शामिल किया गया है। कब? 2010 में विश्व धरोहर में। फिर उस जयपुर के बाद में आती है मथुरा। मथुरा में भी इन्होंने वेधशाला बनवाई, जंतर मंतर। फिर आता है बनारस। बनारस के अलावा इन्होंने उज्जैन में भी ये वेधशाला बनवाई है। नेक्स्ट हम बात करें कि सवाई मानसिंह को यहाँ पर किसके द्वारा हटाया गया? बहादुर शाह फर्स्ट को यहाँ पर हटाया जाता है।
क्योंकि औरंगजेब के दो पुत्र थे यहाँ पर, आजम और मुजम। औरंगजेब के दो पुत्र थे यहाँ पर, एक का नाम था आजम, दूसरे का नाम था मौजम। तो यहाँ पर आजम और मौजम में लड़ाई होती है, तो यहाँ पर जीत किसकी होती है? मौजम की। और यहाँ पर सवाई जयसिंह है, ये आजम का साथ देते हैं, जबकि जीत होती है मौजम की। और मौजम को ही बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये सवाई मानसिंह को हटा देते हैं और विजय सिंह को ये बैठा देते हैं यहाँ पर। लेकिन विजय सिंह जो बैठा देते हैं विजय सिंह को, तो विजय सिंह को यहाँ पर आमेर के मुनीमाबाद, यहाँ पर आमेर का जो शासक है मुनि विजय सिंह को रखते हैं यहाँ पर, और इसका नाम बदल करके मुनीमाबाद कर देते हैं। आमेर का क्या रख देते हैं? मुनीमाबाद। लेकिन वापस से ये जीत लेते हैं यहाँ पर सवाई जयसिंह। नेक्स्ट हम देखें, मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जयसिंह को भेजा था, यानी कि सवाई जयसिंह को मोहम्मद शाह रंगीला की उपाधि भी यहाँ पर दी गई है। तो हम बात करते हैं मानसिंह की, सवाई जयसिंह की बात कर रहे हैं। सवाई जयसिंह की उपाधि, सवाई जयसिंह, इसको उपाधि गई है महाराजा धीराजेश्वर। महाराजा धीराजेश्वर। नेक्स्ट हम देखें कि सवाई जयसिंह को यहाँ पर क्या किया, भरतपुर के चूड़ामन जाट थे। कौन थे? भरतपुर के थे चूड़ामन जाट। चूड़ामन जाट। और जैसे भरतपुर के जो क्षेत्र यहाँ पर चूड़ामन जाट थे, और इनका एक भतीजा आता है चूड़ामन जाट का, जिसका नाम है बदन सिंह। और ये बदन सिंह है यहाँ पर विद्रोह करते हैं। तो बदन सिंह जब विद्रोह करते हैं, तो ये सवाई जयसिंह को यहाँ पर बदन सिंह ने अपनी तरफ मिला लिया। और बदन सिंह को विद्रोह करने के बाद में यहाँ को जो उपाधि दी गई है बदन सिंह को, वो किस किस की दी गई है? ब्रजराज की उपाधि दी गई है। ब्रज राज की उपाधि दी गई है सवाई जयसिंह के द्वारा। और जागीर यहाँ पर किसकी दी गई है? डींग, यानी कि भरतपुर की जागीर दी गई है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, जो सवाई जयसिंह हैं, इन्होंने जयवाण तोप का निर्माण करवाया है। और यहाँ से जो जयवाण तोप से जो गोला छोड़ा गया था, वो कहाँ पर जाके गिरा था? चाकसू में जाके गिरा था। दूसरा, इन्होंने नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया है, सिटी पैलेस, चंद्र महल, नाहरगढ़ दुर्ग, सिटी पैलेस और चंद्र महल, जल महल, चंद्र महल, जल महल, गोविंद देव का मंदिर और गोविंद देव का मंदिर, गोविंद देव का मंदिर। इन्होंने यहाँ पर हम बात करें पूर्णतः विधि से अश्वमेघ यज्ञ का भी इन्होंने आयोजन किया था। अश्वमेघ यज्ञ जो पहले रामायण के टाइम पे होते थे, ये पूर्ण विधि से अंतिम जो शासक था जिसने ये अश्वमेघ यज्ञ किया था। और इस अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को यहाँ पर भीम सिंह ने पकड़ लिया था, लेकिन ये भीम सिंह सेना से युद्ध करते समय मारा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि भरतपुर के अंदर जल महलों की जो यहाँ पर भरतपुर का जो डींग है यहाँ पर, या भरतपुर को डींग जो जगह है उसको जल महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। किसकी नगरी? जल महलों की नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर कि नाहरगढ़ को ही यहाँ पर हम क्या कहते हैं? सुदर्शनगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुदर्शनगढ़
दुर्ग। नेक्स्ट हम देखें कि जो ये अश्वमेध यज्ञ करवाया था, इसके प्रधान पुरोहित कौन थे? प्रधान पुरोहित, तो प्रधान पुरोहित की बात करें तो पुंडरीक रत्नाकर इसके प्रधान पुरोहित थे। पुंडरीक रत्नाकर। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर की स्थापना होती है। 18 नवंबर 1727 किसकी स्थापना होती है? जयपुर शहर की। नेक्स्ट हम बात करें बंगाली ब्राह्मण है विद्याधर भट्टाचार्य हैं यहाँ पर। बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य, विद्याधर भट्टाचार्य। नेक्स्ट हम बात करें पुर्तगाली ज्योतिष हैं यहाँ पर आते हैं, यानी बंगाली ब्राह्मण है विद्याधर भट्टाचार्य थे, इनके साथ ही एक पुर्तगाली ज्योतिष आते हैं जोवियर डी सिल्वा। ये थे पुर्तगाली ज्योतिषी, नाम क्या था इनका? जोवियर डी सिल्वा। जोवियर डी सिल्वा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोविंद देव जी का मंदिर। ये कोड़िया संप्रदाय है की याद में इन्होंने बनवाया था, या कोड़िया संप्रदाय के लिए इसको बनाया था। किसका निर्माण, मंदिर का निर्माण करवाया सवाई जय सिंह ने? गोविंद देव जी। और कोड़िया जाति को समर्पित है। और कोड़िया जाति में हम देखें, इसकी कोड़िया जाति के जो प्रवर्तक थे वो थे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। अब हम बात करते हैं यूनानी लेखक की। तो यूनानी लेखक में कौन आता है? यूनानी लेखक, तो यूनानी लेखक में आते हैं यूक्लिड। और इस यूक्लिड ने यहाँ पर क्या की थी? रेखा गणित की बुक लिखी थी। लेकिन इस रेखा गणित बुक का जो अनुवाद किया है वो सवाई जयसिंह के कहने पर किया गया था। तो किसके द्वारा कहने पर किया गया था? सवाई जयसिंह के द्वारा जगन्नाथ ने यहाँ पर इसका अनुवाद किया है। नेक्स्ट हम देखें ग्रहों पर जयसिंह कार्य का ग्रंथ लिखा गया है सवाई जयसिंह के द्वारा। ग्रहों पर जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम क्या है? जयसिंह कार्य का, सवाई जयसिंह के द्वारा लिखा गया है जयसिंह कार्य का। और एक ग्रंथ है ज्योतिष पर लिखा गया है जिसे वो जीज मोहम्मद शायरी कहते हैं, जो ज्योतिष पर लिखा है जीज मोहम्मद शाही। नेक्स्ट हम बात करते हैं आमेर की। आमेर के ईश्वर सिंह की बात करते हैं। इसकी ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह का आमेर में जो शासनकाल रहता है 1773 से कहाँ तक रहता है? 1750 तक ये शासनकाल रहता है। और यहाँ पर राजमहलों का युद्ध होता है 1747 में। किसका महल युद्ध होता है? राजमहलों का युद्ध। माधो सिंह और यहाँ पर ईश्वर सिंह की विजय होती है। 1747 को इसका युद्ध था राजमहलों का, राजमहलों का युद्ध। एक तरफ थे माधो सिंह और एक तरफ थे ईश्वर लाट या सरगा पूंजी बोल सकते हैं, ईश्वर लाट या फिर सरगा पूर्णी, सरगापोली। और यहाँ पर जीत की विजय की खुशी में ईश्वर सिंह के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया? ईश्वर लाट में यहाँ ईश्वर सिंह ने राजमहलों का युद्ध में जीत की खुशी में यहाँ पर ईश्वर लाट या सरगा पूर्णली ये निर्माण करवाया था ईश्वर सिंह ने। जब ईश्वर सिंह की जो माधो सिंह के साथ में राजमहलों का युद्ध हुआ था उसमें जीत हुई थी ईश्वर पक्ष में। फिर होता है बगरू का युद्ध।
बगरू का युद्ध। और इस बगरू के युद्ध में हम माधो सिंह के साथ में आते हैं मराठा, माधो सिंह प्लस वन, माधो सिंह का साथ रहते हैं मराठा, और इधर रह जाते हैं ईश्वर सिंह, और ईश्वर लाट ने यहाँ पर आत्महत्या कर ली। ईश्वर सिंह और ईश्वर लाट में ये जो जगह है जो उन्होंने निर्माण करवाई थी विजय के उपलक्ष्य में, इसी में आत्महत्या कर लेते हैं ईश्वर लाट में। नेक्स्ट हम देखते हैं माधो सिंह फर्स्ट। क्या है माधो सिंह फर्स्ट? माधो सिंह फर्स्ट, माधो सिंह फर्स्ट में यहाँ पर सील की डूंगरी चाकसू पर शीतला माता का निर्माण किया, उसे बोलते हैं किसकी? सील की डूंगरी। किसको बोलते हैं? शीतला माता के मंदिर को, माता का मंदिर कहाँ पर? चाकसू में। फिर मराठों का आमेर में कत्लेआम इन्होंने करवाया है माधो सिंह ने, मराठों का आमेर में कत्लेआम। नेक्स्ट हम देखें कि मोती डूंगरी के महलों का निर्माण करवाया है, वर्ष में एक बार ये खुलते हैं महाशिवरात्रि पर। मोती डूंगरी के महलों का निर्माण, और ये कब खुलते हैं? सिर्फ एक दिन खुलते हैं, एक दिन के लिए। कब? महाशिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर कि 1761 में कोटा में शासक थे जालिम सिंह। कौन थे कोटा में? जालिम सिंह। जालिम सिंह का शासन चलता था 1761 में, और बंटवाड़ा का युद्ध होता है जालिम सिंह का, माधो सिंह की यहाँ पर हार होती है। माधो सिंह और जालिम सिंह के बीच में यहाँ पर बंटवाड़ा का युद्ध होता है, जिसमें युद्ध में क्या होता है? माधो सिंह की यहाँ पर हार होती है। और फिर 1763 में जालिम सिंह ने सवाईपुर माधोपुर मंदिर का निर्माण करवाया। कब करवाया? 1763 में। सवाई माधोपुर का निर्माण या फिर बसाया, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सवाई माधोपुर के, ये हो जाते हैं हमारे कब? माधो सिंह फर्स्ट। फिर आते हैं प्रताप सिंह। 1778 से 1803 के बीच में इनका शासन चल रहा है। प्रताप सिंह 1778 से 1803 तक इनका शासनकाल रहता है। 1799 में हवा महलों का निर्माण किया इन्होंने, प्रताप सिंह ने। हवा महलों का निर्माण, और यहाँ पर 5 मंजिलें हैं हवा महल में। कितनी हैं? 5 मंजिल, 953 खिड़की और 365 झरोखे हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि हवा महलों के वास्तुकार की बात करें, तो वास्तुकार का नाम है लालचंद। नेक्स्ट हम बात करें, इनके समय तमाशा नाटक शैली का आगमन हुआ था। किसका? तमाशा का। और कहाँ की है ये मूल रूप से तमाशा? महाराष्ट्र की। नेक्स्ट हम बात करें, प्रमुख कलाकार हैं बंशीधर भट्ट। प्रमुख कलाकार बंशीधर भट्ट। नेक्स्ट हम बात करें कि दरबार की बात करें, 22 विद्वान थे जिन्हें प्रताप बाईसी या गंधर्व बाईसी कहते हैं। कितने विद्वान थे? 22 विद्वान। इसे क्या बोलते हैं? गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी।
गंधर्व वायसी और प्रथम वायसी। गंधर्व वायसी बोल सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं प्रताप वायसी, क्योंकि प्रताप के द्वारा लगा गया है। प्रताप वायसी। नेक्स्ट हम बात करें प्रताप सिंह की। इन्होंने एक कविता लिखी है जिसका नाम है ब्रज निधि। तो कविता का नाम क्या है, इन्होंने जो कविता लिखी है, ब्रज निधि। नेक्स्ट हम बात करते हैं देवर्षि भट्ट ब्रजपाल। इसके दरबारी कवि थे देवर्षि भट्ट ब्रजपाल। क्या नाम है प्रताप सिंह के दरबारी का? देवर्षि भट्ट ब्रजपाल। देवर्षि भट्ट ब्रजपाल। और इन्होंने यहाँ पर राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ लिखा है। देवर्षि भट्ट ब्रजराज ने राधा गोविंद संगीत सार, राधा गोविंद संगीत सार। नेक्स्ट हम बातें हैं यहाँ पर कि राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ लिखा। 1787 में तुंगा का युद्ध मराठों के साथ लड़ा था, प्रताप विजयी हुए थे। कब? 1787 में तुंगा का युद्ध तुंगा का युद्ध। तो तुंगा का युद्ध है यहाँ पर मराठों के साथ में लड़ता है, और मराठों के साथ में लगते हैं तो यहाँ पर प्रताप विजयी होते हैं। नेक्स्ट हम देखें पाटन का युद्ध 1790 में होता है। पाटन का युद्ध, और पाटन का युद्ध में प्रताप की हार होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राम सिंह सेकंड की। राम सिंह सेकंड राम सिंह सेकंड 1857 की क्रांति के समय ये शासक थे। क्रांति वाले शासक हम कह सकते हैं, या क्रांति के समय शासक थे। अंग्रेजों का उन्होंने साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया था राम सिंह सेकंड ने। सितारे हिंद की इनको अंग्रेजों के द्वारा उपाधि दी गई है, सितार ए हिंद। और कोटपुतली का मतलब होता है, कोटपुतली का परगना इनको मिला है बाद में राम सिंह सेकंड को। किसका? कोटपुतली का परगना। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर कि राम सिंह बंगाल से शीला देवी का जो मूर्ति लाए थे उसका वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया गया है। यहाँ पर बंगाल से जो मूर्ति लाए थे, किसकी मूर्ति लाए थे? शीला देवी की। उसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया। 1844 में महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज की स्थापना करवाई। महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर ये दो कॉलेजों का निर्माण करवाया। राजस्थान स्कूल ऑफ फाइन आर्ट प्राचीन मदरसा ए हुंडरी के नाम से चला गया। कब? 1857 में। राजस्थान स्कूल ऑफ फाइन आर्ट प्राचीन, राजस्थान स्कूल ऑफ फाइन आर्ट प्राचीन, फाइन आर्ट प्राचीन, जिसको हम क्या बोलते हैं? मदरसा ए हुंडरी भी बोलते हैं, मदरसा ए हुंडरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 1876 में प्रिंस अल्बर्ट आते हैं यहाँ पर, तो अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया गया उनके सम्मान में। कब? 1876 में।
कौन आते हैं? प्रिंस अल्बर्ट। और प्रिंस अल्बर्ट की बात करें तो ये यहाँ पर अल्बर्ट हॉल यहाँ पर उनके सम्मान में बनाया गया, अल्बर्ट हॉल। और ये वास्तुकार थे स्टीवन जेकब, इस हॉल के वास्तुकार स्टीवन जेकब। नेक्स्ट हम बात करें, प्रिंस एडवर्ड सेवन आया था तो उसका स्वागत किया गया था, तो पूरे जयपुर को पिंक में बदल दिया था, पिंक कलर में। तो प्रिंस एडवर्ड सेवन आते हैं। तो यहाँ पर इनके स्वागत में पीले रंग का या गेरुए रंग का कलर करवाया गया यहाँ पर स्वागत के रूप में। तो इनके साथ में एक आए थे स्टैनले, इन्होंने बुक लिखी है स्टैनले। इस बुक में जयपुर को पिंक सिटी कहा गया है। तो दी रॉयल टाउन ऑफ इंडिया गुलाबी नगर, दी रॉयल टाउन ऑफ इंडिया गुलाबी नगर है, पिंक सिटी गुलाबी नगर, गुलाबी नगर। नेक्स्ट हम आते हैं माधव सिंह सेकंड के बारे में। माधव सिंह सेकंड, माधव सिंह सेकंड है, ये नाहरगढ़ दुर्ग को, यानी नाहरगढ़ दुर्ग में इनकी 9 रानियां थी, तो 9 रानियों के लिए 9 महल बनाए हैं सेम। नाहरगढ़ दुर्ग में 9 महल समान है 9 रानियों के लिए, ये माधव सिंह सेकंड ने बनवाया। डाक तार और डाक टिकट का प्रचलन भी इन्होंने स्टार्ट किया था, इसका डाक तार प्लस डाक टिकट, इन्होंने इसकी भी शुरुआत की थी, डाक तार और डाक टिकट की शुरुआत। रियासतों में सर्वप्रथम यही काम इन्होंने किया था, डाक तार और डाक टिकट का। इसके अलावा कोई सी रियासत ने ये कदम नहीं उठाया था। आगे हम क्रांति पढ़ेंगे 1857 की नेक्स्ट वीडियो में।